नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर एक संक्षिप्त विचार लेकर हाजिर हूं। तो आज हम बात करेंगे कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट। इस विषय पर मैंने 2 वीडियो पूर्व में भी अपलोड कर चुका हूं इस चैनल पर, और आज मैं पुनः इस पर अपना विचार लेकर के हाजिर हूं। तो मैं सबसे पहले बता दूं, एक लाइन में इस प्रश्न के उत्तर में, इस महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर में मैं एक वाक्य में कहना चाहूँगा कि संसद ज़्यादा शक्तिशाली है बनिस्बत सुप्रीम कोर्ट से। अब आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा, आप हर चीज को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तर्कपूर्ण उत्तर चाहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कैसे, सिद्ध कीजिए। कैसे संसद सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्तिशाली है, सिद्ध कीजिए। इस पर मैं अति संक्षिप्त में यहाँ बात रखूँगा। इस विषय पर पूर्व में भी मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर मैं अति संक्षिप्त में अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। संसद देश की जनता की प्रतिनिधि सभा होती है। संसद के सदस्य चाहे वह किसी भी सदन के हों, देश की जनता को प्रतिनिधित्व करते हैं। और संविधान भी हमारा भारत देश के परिप्रेक्ष्य में संविधान एक प्रतिनिधि सभा द्वारा बनाया गया था, और वह प्रतिनिधि सभा को ही संविधान सभा कहा गया, जो संविधान बनाने के लिए चुने गए थे जनता के द्वारा। तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा, प्रतिनिधि सभा द्वारा संविधान बनाया गया। और संविधान देश के सर्वोच्च कानून होता है। संविधान सामान्य इच्छा का प्रतीक है। रूसो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत सामान्य इच्छा लोकतंत्र के आधार स्तंभ है, लोकतंत्र के आधारशिला है। और यह हमारा संविधान सामान्य इच्छा का प्रतीक है। सामान्य इच्छा से तात्पर्य है देश की संपूर्ण जनता की सामान्य इच्छा, यानी वह कॉमन इच्छा जो सबकी है, प्रत्येक व्यक्ति के है, या कुछ व्यक्ति का हो सकता है, या फिर सबकी हो सकता है। एक ही समान इच्छा है, यानी हम सबकी इच्छा जब एक जैसी हो तो वह समान इच्छा कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम समान इच्छा को ही अंतर्मन नाम दे सकते हैं, जो हम सब में एक जैसे हैं। और यह अंतर्मन अंतर्चेतना का प्रतीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि संसद जो कि देश की जनता की प्रतिनिधि सभा है, यह संसद के सदस्य देश के जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देश की सामान्य इच्छा का भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं। देश की जनता के प्रतिनिधित्व से तात्पर्य है सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व, यानी संविधान समान इच्छा का प्रतीक है। संविधान की आत्मा उसका प्रीम्बलम या प्रस्तावना होती है। तो सामान्य इच्छा के प्रतीक रूप में हम देश के संसद को जान सकते हैं। और इस दृष्टि से संप्रभुता समान इच्छा में निहित होती है। संप्रभुता का मतलब है सर्वशक्तिमान, उससे ज़्यादा कोई शक्तिमान नहीं, अर्थात नियंत्रण से परे, अर्थात पूर्णतः स्वतंत्र। तो संप्रभुता देश की जनता में निहित होती है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान के संरक्षक कहा गया है। संरक्षक, सुरक्षा, संरक्षण, देख रेख करने वाला, हिफाजत करने वाला संरक्षक। संविधान की हत्या पर या संविधान पर किसी प्रकार का आघात होता है, हमला होता है, तो सुरक्षा में सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाता है। क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट को राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला हुआ है कि जब भी संविधान पर हमला हो, संविधान पर आघात हो, संविधान को चोट पहुंचाया जाए,
संविधान की जब हत्या होने लगे तो सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा में खड़ा होता है। अब सवाल यह है कि संविधान बड़ा है या सुप्रीम कोर्ट? सीधी सी बात है, हम सब जानते हैं कि संविधान देश के सर्वोच्च कानून है। संविधान समान इच्छा का प्रतीक है। समान इच्छा अंतर्मन है। समान इच्छा हमारा अंतर्मन, अंतश्चेतना, जिसको हम दूसरे शब्द में आत्मा भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आत्मा सर्वशक्तिमान है और फिर आत्मा अपने उद्देश्य के पूर्ति के लिए, सुख शांति आनंद मस्ती के प्राप्ति के लिए कुछ प्रकृति के वस्तुओं का निर्माण किया है और वह उसके उद्देश्य के पूर्ति में सहयोगी साबित होता है। ठीक उसी प्रकार आप मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का भी सृजन संविधान के उद्देश्य के पूर्ति के लिए ही हुआ है, जो संविधान के उद्देश्य के पूर्ति में सहयोगी साबित होता है। और इस तरह से केवल एक संरक्षक की भूमिका में है सुप्रीम कोर्ट। और हम कह सकते हैं कि हमारी आत्मा शक्तिमान है। ठीक उसी प्रकार यह देश के संविधान और उस संविधान के प्रतिनिधि, उस संविधान के प्रतीक रूप यानी सामान्य इच्छा के प्रतिनिधि रूप में संसद है। और इस दृष्टि से फिर संसद भी सर्वशक्तिमान है। और फिर संविधान के साथ साथ संसद, जो कि संविधान का ही प्रतिबिंब रूप में देखा जाए, प्रतीक रूप में देखा जाए, सामान्य इच्छा के प्रतिनिधित्व करने वाली सभा के रूप में देखा जाए, संस्था के रूप में देखा जाए, तो संसद सामान्य इच्छा के प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, सभा है, अर्थात देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सभा है। संप्रभुता देश की जनता में निहित है। संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है। संप्रभुता के रूप में देश का संविधान है, संप्रभु के रूप में। अब एक संरक्षक की भूमिका संविधान के अर्थात देश के जनता के अर्थात सामान्य इच्छा के अर्थात सामान्य इच्छा के प्रतिनिधित्व करने वाले संसद के एक तरह से सुप्रीम कोर्ट उसका मात्र संरक्षक है, यानी उसके उद्देश्य के पूर्ति में एक मददगार है, एक सहयोगी है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति, अब यहाँ इसको इस प्रकार समझिए कि मान लीजिए कि आप किसी को अपना बॉडीगार्ड रखते हैं अपने सुरक्षा संरक्षण के लिए, तो बॉडीगार्ड आप पर जब भी कहीं से कोई हमला करता है तो आपको सुरक्षा करता है। दूसरा, बॉडीगार्ड का यह भी कर्तव्य हो जाता है कि जब आप खुद ही अपने आप को आत्मघात करते हैं या सुसाइड करते हैं तो बॉडीगार्ड आपको करने नहीं देगा, रोकेगा, वह उसका ड्यूटी है। इसलिए आप भले ही ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने आप को छुरा मारने के लिए या आप आत्महत्या करने के लिए कर सकते हैं, जब आपका बॉडीगार्ड आपके साथ, जब आप बॉडीगार्ड को अपदस्थ कर दीजिएगा, उसको नौकरी से निकाल दीजिएगा, अन्यथा बॉडीगार्ड आपको करने नहीं देगा। तो बॉडीगार्ड का पावर है। लेकिन जब आप आत्म भाव में जागृत हैं, अंतश्चेतना के भाव में जागृत हैं, जब आप अंतर मन के अधीन हैं, तब आप पर बाहर से कोई नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है। और ऐसी स्थिति में आप स्वयं को आत्मघात नहीं कर सकते, स्वयं को क्षति नहीं पहुंचा सकते। तो ऐसे परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट रोल तब अदा करता है जब आप आत्म भाव में जागृत नहीं है, आत्म भाव में जागृत नहीं है। आप मतलब मान लीजिए कि देश के जनता को एक मानवीयकरण करके एक व्यक्ति के रूप में देखा जाए, संसद को एक व्यक्ति के रूप में देखा जाए, देश की जनता को एक व्यक्ति के रूप में देखा जाए। और जब देश की जनता को एक व्यक्ति के रूप में हम देख रहे हैं या संसद को एक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं और यह संसद आत्म भाव में जागृत है, अंतर मन के साथ जी रहा है, तो फिर यह सर्वशक्तिमान है और
सर्वशक्तिमान के जो उद्देश्य हैं, आनंद, मस्ती, सुकून, शांति, यानी हर प्रकार का सुख, यानी किसी प्रकार की कठिनाइयां नहीं, यह उद्देश्य के पूर्ति के लिए जो एक औजार के रूप में, जिसका एक साधन के रूप में हम जिसका उपयोग कर सकते हैं पूर्ति के उद्देश्य से, वह साधन मात्र बन करके सुप्रीम कोर्ट रह जाता है। वह तब जब संसद अंतर मन के रूप में काम करता है, आत्मा के रूप में काम करता है, जब संसद सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, जब संसद सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, और सामान्य इच्छा यानी देश के संविधान, तब फिर वह सर्वशक्तिमान हो जाता है। और मूल रूप से, सैद्धांतिक रूप से समान इच्छा का प्रतिनिधित्व ही लोकतंत्र में कानून है, सर्वोच्च कानून यानी संविधान है प्रतिनिधित्व के रूप में। और देश की जनता, देश प्रतिनिधि सभा अर्थात संसद देश के जनता को प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब यह हुआ कि देश के जनता के समान इच्छा को प्रतिनिधित्व करता है, और समान इच्छा सर्वशक्तिमान है। इस लिहाज से संसद भी सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान आनंद चाहता है। जब भी उस आनंद के प्राप्ति के लिए एक सहयोगी साधन के रूप में फिर सुप्रीम कोर्ट का रोल हो जाता है। वह तब जब संसद समान इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, जब संसद सर्वशक्तिमान हो जाता है। समान इच्छा का प्रतिनिधित्व करने के कारण सर्वशक्तिमान हो जाता है। अन्यथा संसद जब रुग्ण होता है, समान इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बीमार होता है, अपाहिज होता है, तब फिर सुप्रीम कोर्ट अपना सीना तान करके शेर बनने का कोशिश करता है। लेकिन जन्म से शेर संसद ही है, सैद्धांतिक रूप से शेर संसद ही है। और जब भी बीमार पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है, शक्ति का क्षय हो जाता है संसद का, तब सुप्रीम कोर्ट, जो कि जन्म से शेर नहीं है, शेर बनने का कोशिश करता है, संसद पर अपना धौंस जमाता है। तो जन्म से शेर यानी जन्म से शेर संसद है, जो संप्रभु का प्रतीक है, सामान्य इच्छा का प्रतीक है, और इस लिहाज से संसद सर्वशक्तिमान है। और कंक्लूजन के रूप में मैं यही कहना चाहूँगा कि संसद सर्वशक्तिमान हो जाता है जब वह समान इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, जब वह समान इच्छा का, देश की जनता की समान इच्छा का प्रतिनिधित्व करने लगता है, तो वह संप्रभु हो जाता है, सर्वशक्तिमान हो जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट मात्र इसका एक, उसके उद्देश्य के पूर्ति में एक साधन बन जाता है और कुछ नहीं। तो अंत में मैं अपनी बात को अब यहीं समाप्त करना चाहूँगा, और साथ ही मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि मेरी बातें पसंद आए, अच्छा लगे, तो इस वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।